हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान एवं इंडियन पॉलिटी से संबंधित ये अपना चौथा वीडियो कल कंप्लीट कर चुके थे। ये पांचवा वीडियो है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। कल हमने आर्टिकल पढ़ रहे थे हम कुछ पिछले वीडियो में। देखते हैं भारतीय संविधान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और ये हमारा शायद हो चुका था। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? आर्टिकल 200 लगभग मुझे याद है, शायद 216 आर्टिकल तक हमने पढ़ लिया था, है ना। और भी एक दो आगे पीछे हो सकता है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं 200 आर्टिकल 216 में क्या है। तो आप देख रहे होंगे आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन। जो आपके प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय का गठन यदि कोई न्यू स्टेट बनता है, उस स्टेट में राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा वो आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल 16 के तहत ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का गठन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति और पदावधि, यानी कि आपके जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है और उनकी पदावधि है कि उनको कितने वर्ष तक की नियुक्ति है, क्या है, वो सारे नियम और शर्तें आर्टिकल 217 में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 में फ्रेंड्स न्यायाधीशों का वेतनमान दिया गया है कि आपका आर्टिकल 221 में आपका वेतनमान कैसे निर्धारित किया जाएगा, कितना होगा, क्या ग्रेजुएटी होगी, क्या भत्ते रहेंगे, क्या सुविधाएं होंगी। ये सारी डिटेल इसमें वेतन से संबंधित सारे आर्टिकल 221 में बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आर्टिकल 221 बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे वेतन से संबंधित पूछ सकते हैं, न्यायाधीशों का वेतन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। आर्टिकल 222 में फ्रेंड्स बताया गया है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, मतलब यदि कोई न्यायाधीश का ट्रांसफ़र होते हैं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, वो आते हैं, तो उनके बारे में भी क्या होना चाहिए, वो आर्टिकल 222 में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति, मतलब आर्टिकल 223 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति आपके जो भी हाई कोर्ट में मुख्य होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो भी मुखिया होते हैं, तो उनके संबंध में ये नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 223 रहता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, ज़रा स्क्रॉल करेंगे, आर्टिकल 224 के बारे में हम फ्रेंड्स बात करेंगे। तो इसमें आर्टिकल 224 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, अन्य न्यायाधीश जो आपके मुख्य जज हैं और मुख्य जज के अलावा जो जज हैं उनकी जो भर्ती होती है फ्रेंड्स, वो हम देश में देखते हैं आर्टिकल 224 में। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 की बात करें तो कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 231 की बात करें हम, आर्टिकल 231 तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये आर्टिकल 231 में दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद आर्टिकल 233, तो आर्टिकल 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल
सॉरी फ्रेंड्स, आर्टिकल 241 की बात करें हम तो आर्टिकल 241 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य और क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, आपके संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो भी आपका राज्य है उसके लिए उच्च न्यायालय है, वो आपके 241 में। 243 में बात करें पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आपके ग्राम पंचायत में पंचायत होती है और नगर पालिका शहर में होती हैं। तो जो भी इसका गठन है एवं कुछ सरकारी समितियां होती हैं तो उनके संबंध में आर्टिकल 243 में दिया गया है। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आर्टिकल 244 के माध्यम से अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन कैसा होना चाहिए वो आपको इसमें बताया जाएगा फ्रेंड। इसमें सारा स्पष्ट SC ST जिसे हम कहते हैं, आप समझ रहे होंगे SC ST जो है इन क्षेत्र में प्रशासन क्या होगा कैसा होगा वो आर्टिकल 244 बताते हैं। आर्टिकल 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ, कुछ अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं जो आर्टिकल 248 में है। आर्टिकल 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये फ्रेंड्स 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, यदि आप मैं कहूँ कि 2 राज्यों की कोई बात है और वो आपस में निर्णय लेना है, ऐसा कह सकते हैं, या कोई विवाद है तो वाद विवाद या कुछ भी सहमति है तो 2 राज्यों की सहमति उस संसद में शक्ति है, वो आर्टिकल 252 के तहत होता है। आर्टिकल 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगत, आप कह सकते हैं संसद द्वारा बनाई गई विधियों, मतलब आप समझ सकते हैं संसद में कौन कौन है। संसद में फ्रेंड्स लोकसभा है और राज्यसभा है, और राज्यों के विधानमंडल मतलब राज्यों में जो विधान परिषद है उसके संबंध में ये आर्टिकल 254 बताता है। आर्टिकल 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। संघ का इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स संघ से कि संघ मतलब हमारा भारत, ठीक है, हमारा देश। जैसे हम राज्य की बात करें, राज्य और संघ मतलब राज्यों से मिलकर संघ बना है, ठीक है। तो इसके संबंध में अगर बाध्यता की बात करें तो वो आर्टिकल 256 में है। आर्टिकल 257 में दिए गए फ्रेंड्स कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, मतलब किसी स्थिति में यदि राज्य सरकार चलाने में असफल होती है तो उसमें केंद्र सरकार या राष्ट्रपति शासन लागू जब होता है तो संघ का जो नियंत्रण होता है राज्य सरकार पर या उस स्टेट पर, उसके संबंध में 257 आर्टिकल में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल की संबंधी विवाद का निर्णय होता है फ्रेंड्स। यदि अंतर्राज्यिक नदियाँ या नदी दोनों के जल का संबंधी कोई विवाद या निर्णय है तो वो आर्टिकल 262, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, मोस्ट है बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 262 के तहत जो इसमें नदियों के पानी, जैसा 2 राज्यों में से एक नदी होकर गई है तो कितना पानी इन्हें मिलना चाहिए, कितना है वहाँ मतलब दूसरे राज्य को, या क्या उनके बीच के आपस के विवाद है, वो आर्टिकल 262 के माध्यम से ही सब कुछ इसमें निर्णय होगा। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। यदि अंतर्राज्यीय राज्य में कोई विधानसभा परिषद का कोई गठन है तो वो इस प्रकार से उसमें दिया है। आर्टिकल 266 संचित निधि, ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा संचित निधि से शायद भारत के महान्यायवादी या जो भारत के बहुत बड़े वरिष्ठ पद हैं वो संचय निधि से शायद उनको आपने पढ़ा होगा कि उनमें वेतनमान कहीं ना कहीं उनसे रिलेट रहता है, वहाँ से वेतन निकलता है ना, उसमें लिखा रहता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 266 आर्टिकल तक हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे हम देखते हैं आर्टिकल 266 के बाद आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि। फ्रेंड्स एक इमरजेंसी आप कह सकते हैं, आकस्मिकता, जैसे हमारे देश में कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है या कोई भी आकस्मिक कोई
ऐसा परेशानी आ जाती है हमारे भारत में, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी जो आई थी, तो इस बड़ी बीमारी या बड़े संकट में आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एक भारत सरकार की ये आकस्मिक निधि होती है जो आर्टिकल 267 के माध्यम से इसमें सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्टिकल 269, अगर आर्टिकल 269 में हम बात करें तो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, मतलब जो संघ द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सौंपे जाने वाले इन टैक्स, आप कर मतलब टैक्स समझ सकते हैं, तो जो टैक्स रहेगा उससे संबंधित बात रहेगी। आपने देखा होगा जीएसटी, तो जीएसटी में दो होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, मतलब एक सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी होता है, और एक होता है एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। तो जो स्टेट जीएसटी है या जीएसटी या आपका स्टेट का कर है वो इस आर्टिकल के माध्यम से लिया जाता है। आर्टिकल 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ कर, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, मतलब आर्टिकल 270 में फ्रेंड्स ये दिया गया कि संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए गए जाने वाले कर, ये आपस में जो इनकी नियम अनुसार होगा वो आर्टिकल 270 के अनुसार होगा। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आप समझते होंगे फ्रेंड्स कि वित्त विभाग और वित्त आयोग, वित्त विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि बात पैसे की है, और जो हमारे भारत की जीडीपी है या जो हमारे भारत का मतलब कह सकते हैं आपकी जो वित्त विभाग है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चूँकि फाइनेंस का काम है। तो ये इसके संबंध में आर्टिकल 280 में दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 231 की, तो वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग सिफारिशें क्या कर सकते हैं, क्या उसके अधिकार होते हैं, क्या क्या उसके नियम हैं, ये सारी जानकारी वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं ये आर्टिकल 281 में, 80 में वित्त आयोग और 81 में सिफारिशें। इसके बाद आर्टिकल 292, आर्टिकल 292 की हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आप कहते हैं कि राज्य सरकार ने उधार ले लिया, केंद्र सरकार ने उधार ले लिया, या कोई न्यूज़ चलती है तो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी भारत सरकार यदि कोई उधार कहीं से लेती है या उसका चुकाती है तो वो कौन सी प्रोसेस होना चाहिए, क्या नियमावली होना चाहिए, वो आर्टिकल 292 बताता है। यही तो फ्रेंड्स सारे नियम और कानून हैं, यही आर्टिकल है, यही धाराएं हैं, ये सारे हमें उस संविधान के बारे में हमें जनरली पता होना चाहिए। यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आर्टिकल 293 की बात करें, राज्य द्वारा उधार लेना। यदि कोई राज्य द्वारा, याद रखिएगा 292 मतलब केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा, और 293 आर्टिकल मतलब राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। फिर आर्टिकल 300 का, ये फ्रेंड्स इसमें देखा होगा स्टार लगा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड्स है। आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 का, इसमें संपत्ति का अधिकार, ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संपत्ति का अधिकार किसका है, क्या ब्यौरा है। मान लीजिए आपकी ज़मीन कोई रेलवे में आ रही है, गवर्नमेंट का कोई कुछ वहाँ पे कार्य चल रहा है, तो संपत्ति के कितने अधिकार आपके हैं, कितने गवर्नमेंट के हैं। आपने देखा ही होगा, कई लोगों को देखा होगा, आपने क्षेत्र में देखा होगा जहाँ रेलवे लाइन निकली होगी, तो आप देख रहे होंगे कि किसी की ज़मीन यदि जाती है तो उसके घर में एक नौकरी दी जाती है सरकार की तरफ से, और उसमें आपकी ज़मीन की जो कीमत होती है वो मुआवजा के तौर पे आपको वो दिया जाता है। तो संपत्ति का कितने अधिकार हैं हमारे और कितने अधिकार शासन के हैं, ये आर्टिकल 300 का बताता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट है फ्रेंड्स, आपको इसको पढ़ना चाहिए और आपको आना चाहिए। आर्टिकल 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, मार्केट में जाकर करें या कहीं घूम कर करें, कुछ भी काम आप वाणिज्य विभाग का आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको नियम शर्तें उसकी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इस संबंध में हम बात करेंगे समागम की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। राज्य मतलब आपका राज्य, स्टेट की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की भर्ती। जैसे आपकी कोई जॉब है या जॉब आप कर रहे हो तो आप नौकरी कर रहे हो, राज्य सरकार के अंदर में कर रहे हो कि केंद्र के अंडर में कर रहे हो, तो आपकी सेवा शर्तें होती हैं ना फ्रेंड्स। आपकी भर्ती जब होती है, वैकेंसी निकलती है, तो आपने देखा होगा क्या उसकी शर्तें हैं, क्या नियम है। इतनी उम्र होना चाहिए, इतना एज होना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाइट चाहिए, फलाना, मतलब कुल मिला के एक नियम होती हैं और शर्तें। इसी प्रकार से इसमें है। आर्टिकल 310 की बात करें, संघ या राज्य सेवा की करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। यदि कोई संघ की या राज्य की सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी समय अवधि क्या है, ये आपका, या उसकी पद अवधि क्या है, आर्टिकल 310 में पूरा ब्यौरा है इसमें। आर्टिकल 313 की बात करें हम, तो संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध मतलब कोई संक्रमित हुआ है या कुछ आया है तो उससे संबंधित आर्टिकल 313। आर्टिकल 315 की बात करें तो संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। आपने देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 300 कितना था, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 के तहत आपके क्षेत्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 315 में राज्य सरकार, राज्य संघ के लिए लोक सेवा आयोग। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, एक होता है आपका यूपीएससी, आप देख सकते हैं, एक होता है आपका यूपीएससी, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो आप कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और एक होता है आपका पीएससी, जैसे आपका पीएससी एमपीपीएससी भी हो सकता है, या सीजीपीएससी भी हो सकता है, या बिहार पीएससी हो सकता है, राजस्थान पीएससी हो सकता है, यूपी पीएससी हो सकता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो आपके स्टेट पीएससी होता है, स्टेट पीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, जहां पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी जो भर्ती होती है, जो ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो आप कई ऐसे ऑफिसर हैं हर एक अपने स्टेट में कि वो आयोग की तरफ से भर्ती होते हैं, तो उनके लिए एक अलग से आर्टिकल दिया गया है जिसमें भर्ती के नियम और आयोग का गठन होना उस आर्टिकल 315 बताता है फ्रेंड्स। आर्टिकल 316 की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति और पद, उसके सदस्यों की क्या नियुक्ति है, वो क्या उनकी पद की अवधि है, वो आर्टिकल 316 में दिया है। आर्टिकल 317 में बात करें फ्रेंड्स, तो 17 की लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। यदि आप लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाता है या निलंबित किया जाता है तो उसके भी फ्रेंड्स नियम होते हैं। किसी भी आईएएस अफसर को या आईपीएस अफसर को या पीएससी वाले को आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हैं, उसके भी नियम कानून होते हैं, सिद्ध होना चाहिए, है ना, और वरिष्ठ अधिकारी ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है आप आर्टिकल 317 के संबंध में निलंबन के लिए दिया गया है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य दिए गए हैं, तो आपके लोक सेवा आयोग में क्या कृत्य हैं। आर्टिकल 323 का प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक आप समझते होंगे फ्रेंड्स, शासन से संबंधित, प्रशासनिक पावर, प्रशासनिक ये, प्रशासनिक वो, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। चूँकि प्रशासनिक है ये सब कुछ, ये प्रशासनिक कार्य है, मतलब शासन के है, शासन और प्रशासन, है ना, आप समझते ही होंगे। शासन मतलब सरकार और प्रशासन मतलब जो गवर्नमेंट अधिकारी जो काम करते हैं। आर्टिकल 323 खा में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अन्य विषयों के लिए अधिकरण आर्टिकल 323 में खा में है। आर्टिकल 324 निर्वाचन के अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन में निहित होना। ये फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 324 बताता है कि निर्वाचन का जो है नियंत्रण और अधिकरण क्या निहित है। आर्टिकल 324 के तहत सारे
नियम और निर्वाचन जो है संपन्न कराए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्णन। निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है कि न्यायालय के पास, आप तो जानते हैं सर्वोच्च जो है वो हमारे यहाँ न्यायालय है, न्यायपालिका है, जहाँ पर आपकी सारी बात सुनी जाएंगी और आपको उसमें हर जगह आपको न्याय मिलेगा। न्यायालय मतलब न्याय का एक कह सकते हैं मंदिर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इस संबंध में निर्वाचन संबंध में भी आता है, तो 329 आर्टिकल के माध्यम से वो वहाँ से सुनवाई होगी। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आहरण। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि आपकी लोकसभा में है जो SC और ST इनके लिए विशेष आरक्षण है, तो SC ST के लिए स्थान दिया गया है लोकसभा में, तो आर्टिकल 330 में बताया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके आर्टिकल 330 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और हम देखते हैं आर्टिकल 331 की बात करें हम, तो आर्टिकल 331 में आप देखते हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, आपने देखा होगा आंग्ल समुदाय के शायद 2 सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा में, 545 पे इलेक्शन होता है और कुछ और सदस्य भी होते हैं फ्रेंड्स, है ना, आपको पता ही होगा। कुछ 12 सदस्य तो वैसे लिए जाते हैं, 2 और सदस्य लिए जाते हैं, ऐसा करके ये इसके संबंध में आर्टिकल 331 में दिया गया है। आर्टिकल 332 में बात करें राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा मतलब राज्य का जो विधानसभा होती है फ्रेंड्स उसमें दिया गया है। राज्य में आपने देखा होगा, मैंने बताया था केंद्र सरकार में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट सरकार में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, कुछ विशेषकर 6-7 राज्यों में विधान परिषद है, तो वहाँ पे विधानसभा में जो SC ST का आरक्षण है वो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, उसके संबंध में बात की गई है। आर्टिकल 333 की बात करें राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसमें भी फ्रेंड्स हैं, विधानसभाओं में भी है, जैसे राज्य में वो केंद्र सरकार में था। आर्टिकल 343 संघ की परिभाषा। संघ की परिभाषा क्या है, तो वो आपके आर्टिकल 343 में दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आर्टिकल 344 राज्यसभा राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। आपकी जो राजभाषा है, राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा, आपकी जो मातृभाषा क्या है, हिंदी, आपकी जो मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है वो आपकी हिंदी है, उसके संबंध में क्या आयोग है, क्या संसद की समिति है, उस संबंध में दिया गया है। आर्टिकल 350 आर्टिकल 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये बताया गया है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 350 का में आपकी जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा है उसमें शिक्षा की सुविधा है, वो आपको क्या मातृभाषा में ही आपको शिक्षा देनी होगी। मतलब आप हिंदी की बात करें तो हर राज्य में व्यक्ति को हिंदी आती है और बोलते हैं, और हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, हिंदी सभी को आना चाहिए। हिंदी आपने देखा होगा, अगर गवर्नमेंट भारत सरकार का कोई भी लेख निकलता है, कोई नोटिफिकेशन निकलता है या राज्य सरकार का निकलता है, तो हिंदी उसमें कॉमन है, हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि मातृभाषा की क्या पहचान है। आर्टिकल 351 की बात करें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। कुछ हिंदी भाषा के विकास के निर्देश भी दिए गए हैं। फ्रेंड आपने देखा होगा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, शायद मेरे हिसाब से 14 सितंबर को है, जहाँ तक मुझे याद है, अब हो सकता है आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो शायद हिंदी दिवस ऐसे मनाया जाता है 14 जनवरी या सितंबर, मुझे शायद ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं इसको। आर्टिकल 352 की बात करें तो आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, यदि कोई इमरजेंसी लगी है उसकी घोषणा करना है, उसको वो करना है ना, अनाउंसमेंट करना है, तो वो आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है उसका प्रभाव। आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में, 356 मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होना, सीधी बात।
यदि राज्य सरकार अपनी सरकार चलाने में असफल होती है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो अपना आपका कानून व्यवस्था है वो आपकी मेंटेन नहीं हो पा रही है, अफरा तफरी मच गई, विवाद है, कुछ भी है फ्रेंड्स, तो ये आपको आर्टिकल 356 के तहत केंद्र सरकार अपने कब्जे में राज्य शासन को ले लेती है और अपने राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ पे अपना शासन अपने अधिकारी भेजकर वो अपने हिसाब से चलाती हैं। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपका आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 360 की बात करें तो वित्तीय आपात के बारे में मैंने बताया था, यदि कोई इमरजेंसी है तो वित्तीय आपात फाइनेंस जो है वो संबंधित बात 360 आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 368 ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, ये 3 आर्टिकल आप बिल्कुल रट लें। आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 368। आर्टिकल चूँकि 368 और भी महत्वपूर्ण इसलिए है फ्रेंड्स कि हम देख सकते हैं संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, मतलब जो भी आपका संविधान संशोधन होता है उस संशोधन किस हिसाब से होता है और क्या क्या उसमें मूल में कभी संशोधन नहीं किया जाता है, तो जो संशोधन उसके होते हैं वो उसकी सारी प्रोसेस आर्टिकल 368 से होती है। इस कानून के माध्यम से ही वो कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होगा जो नेगेटिविटी फैलाएगा, ऐसा तो कतई उसमें आप संशोधन कर ही नहीं सकते संविधान में। जो सबके हित में होगा और जो हमारी जनता के द्वारा लोकसभा में जो भी संसद महोदय हमारे वहाँ बैठे हैं और पूरी भारत की जनता ने अपने क्षेत्र से जो सांसद को भेजा है वो सभी सांसद मिलकर उसको कानून को पारित करते हैं, उसकी सहमति पर दर्ज होती है, साइन होते हैं, राज्यसभा के साइन होते हैं और राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय उसमें साइन करते हैं, तब वो कानून बनता है, तब वो संविधान संशोधन होता है। ये उसकी फ्रेंड्स प्रोसेस है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। आर्टिकल 377 फ्रेंड्स ये बताता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध क्या है, ये मैंने बताया था, ये बहुत बड़ा पद है भारत का जो कि लेखा जोखा रखते हैं। और आर्टिकल 378 फ्रेंड्स, आर्टिकल 378 लास्ट आर्टिकल है हमारा। आर्टिकल 378 लोक सेवा आयोग का गठन या लोक सेवा आयोग में क्या है वो आर्टिकल 378 बताता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5वां वीडियो था भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी का। इस प्रकार से मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और या फिर जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्न होंगे वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। भारतीय संविधान वो ग्रंथ है जो सबसे महान है फ्रेंड्स। मैं इसको भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, इसको मैं आपको बड़े अच्छे और मन से आपको पूरा बताना चाहूँगा और पूरे क्लासों में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करूँगा। आपकी इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आपको हमारे चैनल पर पूरे कंप्लीट मिलेंगे और पूरे के पूरे आपको सारे के सारे ऑथेंटिक और आपको जो है सही मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों फ्रेंडों को आप शेयर करना और जो भी हमारे ज़रूरतमंद जो साथी हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी देखें। और फ्रेंड्स कैसी वीडियो लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर कमेंट लाइक शेयर सब कुछ करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।